हमारा क्या नाम के ऊपर था ना? जी। राइट। तो एक रिसर्च था। मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि अगर पृथ्वी को जाप करना है, पृथ्वी की बात कर रहा हूं, तो वो जाप कैसे करेगी? मैं लिविंग हूं, आप लिविंग है। ठीक है, तो जब आपको भगवान का नाम हम्म, लेना होता है तो आप भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है। जी। इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी को अगर जाप करना है तो वो कैसे करेगी? टिपिकल क्वेश्चन है ना? कभी हम्म, ध्यान नहीं गया होगा इस बात के ऊपर। मेरा ध्यान जाता है इस तरह की छोटी छोटी चीजों के ऊपर। मैं हमेशा, मतलब मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो कि मेरे को एक, मेरे टीचर रहे फ्रॉम क्लास 11th में जब मैं आया था, विरल जिंदल। तो उनके साथ में एक बार मेरा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने कहा भी देखो, बहुत गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं, बोले मेरे पास आओ तो अपना सब्जेक्ट पढ़ के रहो, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो। अब मैंने एक बार एक यूनिक सा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करा, और हम लोग शाम को इवनिंग वॉक करते थे 1 घंटा। तो ड्यूरिंग दैट 1 आवर हम बात करते करते वो अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते थे। तो मैं पूरा अपना सब्जेक्ट पढ़ के गया। वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट था। वो आईआईटी चेन्नई के पास आउट थे। 12 साल यूएस में भी रहे, आईबीएम में कंसल्टिंग करते थे। वेरी वेल रेड पर्सन। तो जब मैं उनको मिला तो मैंने उनको कहा कि हाँ भाई स्टार्ट करें। तो उन्होंने मुझसे एक पहला क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा आप यहीं रुक जाओ, मुझे ये गारंटी पता है कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता, तो आपने क्वेश्चन कैसे करा? ही सेड, वो हंसने लगे। बोले क्वेश्चन की तो अपनी एक साइंस होती है। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो क्वेश्चन करने का जो प्रोसेस है, वो एक बहुत डिवाइन एबिलिटी। जब तक आप किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होगे, आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते उसके बारे में। अब मैं जब कभी हीलिंग करता या कुछ भी सोचता था, तो मैं कोई भी टेक्स्ट पढ़ा, मान लीजिए मैंने टेक्स्ट में पढ़ा कि फलाने व्यक्ति जो है, 2 जने, ये कृष्ण के माता पिता थे। ठीक है। मैं कहा इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से ये कृष्ण के माता पिता बने? हम्म, नेचुरल क्वेश्चन है ना कि भाई, हम्म, एक जिसको सबसे बड़ा भगवान कहा जा रहा है, इन्होंने उसका भी बाप बनना जो है, वो अपना रोल प्ले माना कि कभी भगवान पैदा हो तो वो मेरे घर में पैदा हो, और मैं फिर हम्म, भगवान को अकल सिखाऊं कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे होता है। तुम सारी जिंदगी सबको जो है लट्टू बना के घुमाते रहते हो। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ होगा? तो जो वसुदेव जी जो थे, उनके लिए ये कहा जाता था कि वो द्रोण पर्वत है। क्या क्या बोले? ड्रोन पर? भागवत में एक जगह आया है कि हम्म, वसुदेव जी जो कि कृष्ण के पिता थे, हम्म, वो द्रोण पर्वत थे। द्रोण पर्वत शायद उस जगह को कहते हैं, मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। एक एक द्रोण पर्वत बहुत पुराना पर्वत माना गया है, कि मतलब उसकी एज भी 2 करोड़ वर्ष कही गई है। तो बोले वो हम्म, तपस्या करते थे, और इतनी बड़ी उन्होंने 2 करोड़ वर्षों की तपस्या करी कि उसके बाद उनके शरीर ही पहाड़ में कन्वर्ट हो गया। हम्म, तो मुझे पता चला कि ये जितनी भी चीजें हैं ये लिविंग है। अर्थ, अर्थ पे जो माउंटेन्स रेंज जो है, वो लिविंग ऋषिज है, ऐसे मानिए। हम्म, इनके अंदर कोई ना कोई एक लिविंग एंटिटी मौजूद है, जिसको आप क्या कह सकते हो, पहाड़ की आत्मा कह सकते हो। बट वो पहाड़ की आत्मा नहीं है, वहां पर कोई व्यक्ति बैठकर तप तपस्या कर रहा है। हम्म, तो जब मैंने कहा जब पहाड़ लिविंग है, नदियों की तो हम पूजा करते ही हैं,
गंगा यमुना, जिनको जो भी एस्पेक्ट में कहें हम उनकी पूजा करते हैं, तो वो भी लिविंग हो गए। तो क्या ये अर्थ भी लिविंग है? ऐसे करके तो मुझे क्वेश्चन आया। फिर मैंने सोचा कि अगर अर्थ लिविंग है और वो जाप करना चाहती है, वो जाप कैसे करेगी? तो ऐसे सोचते सोचते मेरे को ध्यान आया कि एक नाम है लक्ष्मी। हम्म, ठीक। अब किसी ने अपने बेटी का नाम लक्ष्मी रख दिया, जी, तो वो लक्ष्मी 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 पुकारता रहेगा बाय डिफॉल्ट। हम्म, ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल। जी, अब सोचिए कि वो लक्ष्मी जो है वो देश की सीएम बन गई, या पीएम बन गई, या कोई फिल्म एक्ट्रेस बन गई जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फॉर एग्जाम्पल श्रीदेवी। तो एक टाइम ऐसा आया कि जिस टाइम पे सारी दुनिया उसका नाम ले रही थी। ठीक। हम्म, फिर जी, वो बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी थी, उसको देख के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रख दिया। हम्म, ऐसे करके पूरी दुनिया में जितनी भी लक्ष्मी नाम की लड़कियां थी, उनका जितने भी लोग नाम लेते थे, जी, सो बाय डिफॉल्ट वो जाप हो गया ना। हम्म, तो यूएस में, मैं गूगल पे जब पढ़ रहा था, तो यूएस में क्या हुआ, एक रिसर्च हुई जिसमें कि नेम्स के ऊपर रिसर्च करा गया। तो ये देखा गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई, वो नाम की फ्रीक्वेंसी के तौर पर हुई। फॉर एग्जाम्पल, यूएस की पॉपुलेशन 32 करोड़ है। उसमें मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? जो मेल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नाम की है? फ्रीक्वेंसी एज इन हम्म, नॉट रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे हाँ, ज्यादा नाम ये बात थी, क्या है जो रखा गया? तो जी, लड़कियों में एक नाम था एमिली। जी, तो एमिली नाम सबसे ज्यादा रखा गया था। इसको कोई स्टडी भी कही गया, ग्यूटनबर्ग स्टडी या कुछ ऐसा कुछ नाम था। आप लिख लो तो हो सकता है वो वहां पर मिल जाए। मैं भी ढूंढूंगा, तो बहुत साल पुरानी बात है, क्योंकि 10-12 साल पहले जो है मैंने इस पॉइंट को देखा था। जी, तो ग्यूटनबर्ग स्टडी क्या था? ग्यूटनबर्ग स्टडी ये था कि जितना भी टेक्स्ट है इंग्लिश का, in the forms of novels, in the forms of books, in the forms of any kind of TV episode, in the form of any kind of movie, उन सब का उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाया कि सबसे ज्यादा कौन सा अल्फाबेट और हम्म, उस अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन जो यूज करे जाते हो। जी, ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी स्टडी हुई थी। तो जब मैंने वो, एक सेकेंड, तो जब मैंने वो नाम देखा, तो मेरे को पता चला कि वो नाम जो था वो एमिली था। लड़कियों का, लड़कों का मुझे अभी याद नहीं क्या था, बट लड़कियों का मुझे अच्छी तरह याद है, एमिली। तो मैंने एमिली को लिखा, तो मैंने कैसे लिखा? ए, ऐसे ही लिखेंगे ना एमिली। जी, तो एम जो था और मिली जो था, ये दोनों बीज मंत्र थे। तो फिर मेरे को क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने जितने भी टॉप ब्रांड्स थे, ग्लोबल ग्लोबल ब्रांड्स, हर एक ब्रांड का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स जो हैं, आप टॉप 100 कॉर्पोरेट्स, टॉप 100 ब्रांड्स, उनके सिंबल्स, उसको जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो पता चलता है कि उसके अंदर एक बीज मंत्र था। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी, आपने नेस्ले, मान लीजिए नाम है, तो हम्म, नेस्ले कैसे लिखेंगे? नेस्ले, ऐसे ही लिखा जाएगा नेस्ले। जी, तो इसमें जो स्ले जो था, वो बीज मंत्र था। हम्म,
स को मैं कहता हूं श, तो ये ऐसे हो गया। तो जो भी व्यक्ति जहां का भी है, अब जैसे आप उड़ीसा को बिलोंग करते हो, उड़ीसा के बराबर में बिहार है, बिहार में स को श बोला जाता है और श को स बोला जाता है। ठीक है। तो मतलब वहां पे कम्युनिटीज है, जो मैथिल ब्राह्मण्स की जो कम्युनिटी है, उसमें टिपिकली स को श बोलते हैं और श को स बोलते हैं। और वो कोई तोतले नहीं है कि हाँ भाई ये तोतले हैं इसलिए ऐसे, वो अप्रोच है। उसी तरह से अगर आप नेपाल में देखेंगे तो वो स को श ही बोलते हैं, हम्म, शाबजी। जी, तो हम्म, हम तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ भाई वो इस तरह से बोलते हैं, बट वो तो ऐसे ही बोलते हैं। तो उच्चारण जो है, जब भी आप कभी उसको देखेंगे तो आप कहेंगे 800 करोड़ की पॉपुलेशन में मान लीजिए लक्ष्मी नाम की जो लड़कियां हैं, जी, वो लेट से 1000 है। तो 1000 फैमिलीज, 1000 स्कूल्स, 1000 कॉरपोरेट स्पेस, जहां जहां भी वो जा रही हैं, वहां हम्म, वहां पर नेचुरली लक्ष्मी की चैंटिंग शुरू हो गई। हम्म, चैंटिंग में होता ही क्या है, आप किसी का नाम बार बार लेते हो, विद इमोशन लो विदाउट इमोशन लो, वो तो एक अलग चीज हो गई। हम्म, तो आप रियलाइज करोगे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अब होता क्या है, जैसे हमें हमें चाइनीज भाषा नहीं आती, बट चाइनीज हम्म, भाषा एक टोनैलिटी भाषा है। अब 140 करोड़ चाइनीज है, 140 करोड़ इंडियंस है। अब इन दोनों में कौन सी मात्राएं सबसे ज्यादा बोली जाती हैं? जैसे चाइनीज में अंक की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। उनका जब भी आप कोई चीज सुनेंगे हम्म, "वाव", वो जी, नेजल कैविटी पर कनेक्टेड होते हैं हम्म, उनके प्रोनाउंसिएशन। जी, उनके हम्म, यहाँ म, म और म, ये तीनों अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करना सिखाया जाता है। इसका अलग हम्म, मतलब होगा, इसका अलग मतलब होगा, इसका अलग मतलब होगा। जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी, जब भी कभी कोई सी भी ब्रांड, मतलब आप क्या करिएगा कि गूगल पे लिखिएगा हम्म, टॉप ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। जी, आपके पास में बहुत सारे ये ज्यूज वाली जो कंपनीज हैं, उनके बहुत सारे ब्रांड। तो जैसे मैंने सबसे पहले देखा लैक्मे, जी, तो बाद में मुझे पता चला, मतलब मैंने लैक्मे के लिए बोला कि ये बेसिकली लक्ष्मी लिख रहा है। हम्म, लैक्मे और लक्ष्मी जो है, मैंने ऐसे करके कनेक्ट करा कि किसी अंग्रेज को बोलो कि लक्ष्मी, तो लक्ष्मी, हम्म, लक्ष्मी ऐसे करके बोलेगा ना वो। तो वो जी, लैक्मे टर्म है। अब मुझे पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही तुक्के जोड़े, तुक्के जोड़ने के बाद जैसे ही गूगल करा तो लैक्मे जी, नाम जो है वो टाटा वालों ने लक्ष्मी करके हम्म, उसको दे रखा था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा हम्म, कि बताओ, ये हमारे भगवान का नाम जो है अपनी ब्रांड बनाने के लिए कर रहे हैं। हम्म, ऐसे करके मुझे छोटे छोटे जो ब्रांड्स थे, उनके नाम के अंदर, अब टॉप 100 ब्रांड्स के नेम उठाना, टॉप बिलियनर्स, जी, जैसे मतलब ब्रांड्स में मैंने बोला टेस्ला, तो पूरी दुनिया में टेस्ला हम्म, प्रोनाउंस हो रहा है आज की तारीख में। अब मैं टेस्ला को जी, लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? टेस्ला। हम्म, जब मैं टेस्ला लिखूंगा तो ये श्ला बीज मंत्र हो गया। स को जी, श और श को सा, बाय डिफॉल्ट आप फॉरेन हम्म, टोनालिटी में आप देखोगे तो वहां पर आपको वो डिफरेंस ही देखने को मिलेगा। तो पूरी दुनिया बाय डिफॉल्ट बीज मंत्र की चैंटिंग कर रही है। कौन से बीज मंत्र की चैंटिंग होगी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम्म, आप अपने जी, बच्चों का नाम क्या रखोगे ये आप डिसाइड करोगे। कल को हम्म, ईश्वर ने उन बच्चों को सक्सेसफुल बना दिया,
जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्म आया ऋषि सुनक। जी। हम्म। अब ऋषि टर्म जो कि हम्म। अपनी एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान से खो चुकी थी, सडनली पूरी जी। दुनिया हम्म। ऋषि 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 करना शुरू हो गई। हम्म। कर लिया ना। जी। तो कौन है जो इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को कब पावर देता है? ये डिवाइन का रोल है। हम्म। हम्म। जो चीज आप समझते हो ह्यूमन कंट्रोल की है, वो भी ह्यूमन कंट्रोल की नहीं है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हमें तो ये लग जी। ही रहा है ना कि देखो मैंने मेरे बच्चे का नाम विक्रम रख दिया, बट वो कौन सा विक्रम? विक्रम साराभाई बन गया, और वो विक्रम बनकर उसने चारों तरफ दुनिया में विक्रम विक्रम विक्रम। तो हम जब बचपन में छोटे थे तो दूरदर्शन पे सीरियल आता था, विक्रम और वेताल वाला। लेकिन तो लेकिन जी। उसमें विक्रम विक्रम विक्रम, तो वो हम्म। जो एक विक्रम था वो देश के 100 करोड़ घरों के अंदर वो टीवी सीरियल इतना पॉपुलर है कि हर घर में विक्रम विक्रम हम्म। नाम जो है वो गूंजने लग गया। जी। ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। जी। तो जो भी आप एस्पेक्ट देखते हो, जो भी आप ब्रांड देखते हो, उस ब्रांड को हिंदी में लिखो, सो दैट कि आप उसकी जैसे मैंने ये टेस्ला लिखा, तो ऐसे करके जो है हम्म। आप उसको देखो, और फिर उसके तौर पे उसको बीज मंत्रों को आइडेंटिफाई करो। ऐसे करके ये ऐसे करके प्रोसेस के कन्वर्जन होते हैं कि हम का को क्ष लिख दें अगर थोड़ी देर को, तो वो किस तरह से काम कर रहा है। हम्म। तो जब आप अपने आसपास के ब्रांड्स, कितनी चीजों के आप नाम लेते हैं, कितनी बार वो नाम लेते हैं, उसका एक फ्रीक्वेंसी चार्ट जब ऑब्जर्व करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी चार्ट को जब आप ग्लोबली प्लेस करते हैं, तब आपको उसकी हम्म। चैंटिंग पता चलती है कि अरे ये कौन है जो ये चैंटिंग करा रहा है। कोई भी ऐसा सॉन्ग ले लीजिए हम्म। जैसे जन गण मन। अब इसके अंदर कितने बीज मंत्र आए, उसको आइडेंटिफाई करते ही आपको ये पता चलेगा कि जब भी ये गाना बजता है, उतनी जी। बार उतने बीज मंत्र प्रोपोगेट होते हैं। हम्म। ठीक है। अब आप इसके बाद में देखिएगा, एमआईटी का एक रिसर्च पेपर है जो नॉइज टू इलेक्ट्रिसिटी है। हम्म। मतलब इन्होंने क्या करा, वो सॉकर का मैच हो रहा था, तो सॉकर के मैच हम्म। के पास में जब कभी गोल हो, मतलब उन्होंने क्या करा, बहुत अच्छे वाले साउंड सिस्टम लगा दिए पूरे स्टेडियम को घेर के। और जी। उन्होंने क्या करा, जब भी कोई किक मारी जाती या कोई एक बड़ा जबरदस्त होता, तो पूरे उसमें कितने डेसिबल शोर हुआ, उन्होंने हम्म। वो शोर को हम्म। मेजर करा, और फिर जी। उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करी। कि हम्म। बोले कि अगर इस तरीके का है कि लोग जो भी आवाज कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण हम्म। से पावर क्रिएट हो। जी। और हम्म। वो उनके जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स थे ये सब फेल हो गए, तो उन्होंने बकायदा उसको रिसर्च वाइज डॉक्यूमेंट करा कि जब हम नॉइज से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वो नहीं बन रही। हम्म। हम्म। अब जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मैंने कहा नॉइज से तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जब भी बनेगी वो मीनिंगफुल साउंड से बनेगी।
सो मीनिंगफुल साउंड को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करें एज ए टूल, ठीक है, तो वहां पर बीज मंत्र का यूटिलिटी पता चल जाएगा। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने श्रीम चैंटिंग कराया एक स्टेडियम में, श्रीम श्रीम श्रीम, एक साथ 50,000 लोग श्रीम बोल रहे हैं। जी। और जब वो ऐसा करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी का हमारे शरीर के ऊपर बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट होगा। अगर आप कोई भी नॉइज सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉक म्यूजिक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर रॉक म्यूजिक माना गया। तो जब रॉक कॉन्सर्ट होते थे उस टाइम पर लोगों के अंदर इतना क्रोध भर जाता था। एक रॉक कॉन्सर्ट मतलब बिल्कुल वो पागल जैसे हो जाते थे, कोई कपड़े फाड़ देता था अपने, कोई दूसरे के कपड़े फाड़ता था, कोई बाल नोचना शुरू करता था, कोई चीखना शुरू कर देता था। तब लोगों ने आइडेंटिफाई, और रॉक म्यूजिक इज प्राइमरली अ रिबेल फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक को स्टडी करेंगे तो जैज इज सूदिंग, जैज इज सूदिंग, सिम्फनी, ये जैज म्यूजिक के लिए कहते हैं। बट रॉक जो है वो रिबेल फॉर्म है, एकदम बिल्कुल चेहरे के एक्सप्रेशन क्रोध वाले, रोने वाले। तो जब ये वाला पार्ट मैंने देखा तो मुझे पता चला कि जो बीज मंत्र का जो प्रोसेस जो है, इट कैन जी। क्रिएट एज ए साइंटिफिक प्रोसेस, इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका, ये प्रोजेक्ट अभी वर्ल्ड ओवर पेंडिंग है। अब आप जी। सोचिए कि आपने कोई एक डिवाइस ऐसी बनाई जो साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हो, स्पेसिफिकली मीनिंगफुल साउंड्स को। जब वो कन्वर्ट करना शुरू करेगी इलेक्ट्रिसिटी में, तब जाकर पूरी दुनिया में ये बीज मंत्रों का नाम होगा। हमारे यहाँ ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, और वहां पर वो जो है वो चैंटिंग करते थे। उस चैंटिंग की वजह से उस पूरी डोमेन में कोई भी नेगेटिव इवेंट नहीं होता था। फिर आया डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, जंगलों को कोई छेड़ता नहीं था, वहां पे शेर और राजा दोनों खुले घूमते थे। और राजा कभी शेर का शिकार कर लेता था, कभी शेर राजा का शिकार कर लेता था, बट कोई भी जंगलों को नहीं छेड़ता था। और उसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन और सब कुछ बिल्कुल सेफ गार्डेड रहता था। पोस्ट ब्रिटिश पीरियड, बल्कि प्री ब्रिटिश पीरियड में क्या था, पानी के जहाज जो थे वो लकड़ी के बनते थे। अगर आप उसकी मूवीज भी देखेंगे, कौन सा वो, जॉक स्पैरो, क्या नाम था, जैक स्पैरो, जैक्सपेरो। है ना, तो जैक स्पैरो के जितने भी पानी के जहाज थे वो लकड़ी के थे। जी। तो अब लकड़ी कहाँ से मिलेगी, जंगलों से मिलेगी। तो कॉन्टिन्यूअसली जंगल का डेवलपमेंट जो है वो कभी रोका नहीं गया। आपके पास 1 किलोमीटर का जंगल है तो उसको 2 किलोमीटर का बनाइए। फोकस क्या है, जंगल डेवलप हो, और जंगलों से हमें वो लकड़ियां मिले लंबी लंबी मोटी मोटी, जिससे कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का शिप बनाए। फिर उसके बाद जब ये ब्रिटिशर्स ने ये सब देखा तो उन्होंने जी। आयरन से पहला शिप बनाया। और जैसे ही ये आयरन का शिप बना, वैसे ही ईस्ट की इकोनॉमी ड्रॉप हो गई और वेस्ट की इकोनॉमी हाई हो गई। बट उसका खामियाजा पूरे इकोसिस्टम ने बियर करा। क्यों? क्योंकि पहले पेड़ ज्यादा थे, तो जो डेवलपमेंट था वो नेचुरल डेवलपमेंट था। आपको तेल नहीं चाहिए, आप सिर्फ पानी के जहाज से और हवा को यूज करके चल रहे हैं। जी। जहां हवा नहीं है वहां पे चप्पू चलाए जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हो रहे थे,
और इस तरह से ये समुद्री जर्नी पूरी होती थी। फिर क्या जी। हुआ, पूरे प्रोसेस में तेल और पेट्रोल इंजन के फॉर्म में ब्रिटिश शिप्स में चले। हम्म, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ और सारी चीजें जो नेचुरल थी उन सबको खत्म कर दिया गया। पहले आपको हम्म, छोटी छोटी चीजों के लिए हाथी, घोड़े, पेड़, ऐसी चीजें चाहिए थी, तो उनका ना तो डिकम्पोजिशन प्रॉब्लम था क्योंकि पेरिशेबल था सब कुछ, लकड़ियां थी तो लकड़ियां थी, हम्म, जब काम खत्म हो गया तो जला दो। पूरे नेचर पे, पूरे एनवायरनमेंट पे कोई नुकसान नहीं था। अब रेवोल्यूशन आया और वो तेल जो था वो 50 60 70 साल के अंदर खत्म होना शुरू हो गया। जो भी आप देखते हो वो तेल की वॉर है। अब इसके बाद टेस्ला जैसी कंपनी आ गई जिन्होंने बैटरीज बना दी। अब सोचिए कि अगर पूरी दुनिया में 10 करोड़, 100 करोड़ लोग जो हैं वो बैटरी वाली कार खरीदना शुरू कर दें, तो 100 करोड़ लिथियम बैटरीज का हम्म, वो डिस्पोज ऑफ कैसे होंगी? वो हम्म, तो लिथियम है, लिथियम तो वैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल है। हम्म, तो भविष्य में कितनी सारी प्रॉब्लम आएंगी, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम्म, तो एज ए साइंटिस्ट आप इस बात की हीलिंग कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे रेवोल्यूशन को जन्म दें जिसमें कि साउंड के उच्चारण से ऊर्जा प्रोड्यूस होगी। हम्म, तो इस बात के ऊपर ध्यान जाएगा कि क्या उच्चारण करें कि सबसे ज्यादा एनर्जी हो। ऐसे ही होगा ना भाई, जब आप आवाज से बिजली बनाएंगे आपको पता चलेगा कि आवाज से भी बिजली बनती है, तो वो गूगल करेंगे तो रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। फिर आप हम्म, उसके मॉडिफिकेशंस पे बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये चीजें उसके हार्डवेयर में चाहिए। भाई आज क्वांटम कंप्यूटर बन रहा है तो उसका भी एक अप्रोच है ना बनाने का। जी। हम्म, उसके लिए एक हार्डवेयर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सारी चीजें चाहिए। उसी तरह से एक ऐसी डिवाइस भी बन सकती है जो हम जहां भी बैठे वहां पे जो भी चैंटिंग करें, उस चैंटिंग से उसकी एनर्जी जो है वो साउंड इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो आप कहेंगे जी। कौन से उच्चारण क्या करा जाए जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, तब ये बीज मंत्रों का साइंस बाहर निकल कर आएगा। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो मेरा जो रीजन था कि मैं आपको ये बोलूं कि यू शुड नॉट डिसकंटिन्यू एज अ टेक्नोक्रेट जी। इज बिकॉज यू विल सेट अ पेस फॉर साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उसको छोड़िए मत, उसको साथ साथ लेकर चलिए। जॉब करना नहीं करना दैट इज अ वेरी सेकेंडरी इशू, वो उससे कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता। बट इसका जो बीज मंत्रों का साइंटिफिक पहलू है वो बहुत डीप है। इस पहलू को यूज करके आप ये सोचिए, जैसे विंड मिल का कॉन्सेप्ट है कि जहां भी हवा जी। मिलेगी वहां पर जो है वो विंड मिल चलेगी और विंड मिल के चलने से जो है वो बिजली पैदा होगी। बिजली सबको चाहिए, तो बिजली सबको चाहिए, उसका सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली अप्रोच कौन सा है? हम्म, ये वो सब्जेक्ट है। तो अब देखिए कितनी छोटी सी चीज है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, किस क्वेश्चन से कौन सी चीज ओरिजिनेट हो रही है, उसका कितना डीपर इम्पैक्ट हो गया। आपने सोचा था कभी इस तरह से? हम्म, मेरे गुरुजी जो है ना वो हमेशा बात को इस तरीके से करते थे कि उसके अंदर वो साइंस, स्पिरिचुअलिटी, आपका, मतलब मेरे गुरुजी कभी भी रिचुअलिस्ट नहीं रहे हम्म, कि वो मतलब पूरा एक एक रिचुअल कर रहे हैं। वो उनका कभी भी अप्रोच नहीं रहा। वो एक एक चीज में साइंस, मैनेजमेंट, आर्ट्स, ऐसे करके वो मल्टीपल डायमेंशंस देखते थे। अब
वो क्योंकि प्रैक्टिकली किसी चीज को सालों साल करते थे, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, तो वो चीज नहीं पता चलती थी कि वो कैसे करते हैं। पर उस अप्रोच को जब मैंने यूज करा तो मैं भी कर सकता था। फर्क सिर्फ ये था कि मुझे आर्ट एंड साइंस ऑफ क्वेश्चनिंग ही नहीं पता थी। हम्म, तो जब मैंने वो क्वेश्चनिंग के प्रोसेस को देखना शुरू करा तो ये स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए। एंड आई एम श्योर, मतलब कहीं ना कहीं इस प्रोसेस पे काम हो ही रहा होगा, क्योंकि जो भी हमें फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट, दैट्स अ फेक सिस्टम। एक डॉक्टर दिनेश चंद्रा थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का वो बनाया था इंजन, जो 50 वॉट का मोटर जो था वो 100 वॉट बिजली पैदा करता था। आप गूगल करेंगे तो इसमें पूरा मटेरियल है, उसके उनके पेटेंट्स भी हैं, सब कुछ है। गुजरात गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे पैसे दिए और फिर उन्होंने 5,000 मेगावाट का एक बिजली का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया। फिर कोई कोरिया की या कहाँ की कंपनी थी, उसने उनके ऊपर केस कर दिया कि ये वाला प्रोडक्ट तो हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। और फिर वो पूरी जिंदगी फाइट करते रहे और बड़े कर्ज में, मतलब उन्होंने शादी नहीं करी थी तो फिर उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर दिनेश चंद्रा नाम था। मुझे इत्तेफाक से जब उनकी डेथ हुई उस टाइम पर ही मुझे उनके बारे में पता चला, तो मैंने मेरे टीम के लोगों को बोला कि जाके उन्हें कनेक्ट करो। तो एक बंदा उनके घर पे गया, बैंगलोर में रहते थे, तो वहां पर जाकर पता चला कि वो उनकी तो अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। कुछ दिन मतलब 2-4 दिन पहले ही, मतलब जब मैंने उनके बारे में बात करनी शुरू करी। उस व्यक्ति ने जो पुरुष सूक्त के जो कुछ श्लोक थे उसके ऊपर ही वो पूरा इंजन का डिजाइन बनाया था। हम्म, तो अब मैंने कहा, जिस व्यक्ति ने साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप को देखकर ऊर्जा बनाई, तो फिर मैं एक नारायण बलि के लिए गया। तो वहाँ मेरठ के पास में जो जगह है जहाँ पे मैं नारायण बलि कराता हूँ, तो मैं वहां गया तो मैंने बकायदा उनका नाम और गोत्र वगैरह जो कुछ भी पता हो, मतलब उसके बेसिस पे मैंने उनकी नारायण बलि करी। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति किसी हालत में भटकना नहीं चाहिए, जिसने हमारे देश के लिए हम्म, हमारे धर्म ग्रंथों को बेस बनाकर इतना बड़ा वो करा। बट वो कभी पॉपुलराइज नहीं हुआ बंदा, फेम नहीं था उसके पास में। हम्म, तो हमें जब कभी हम हीलिंग करते हैं तो मैं इसलिए ऋषियों का नाम बुलवाता हूँ कि हमने जिस गोत्र के, ऋषि के गोत्र में हमने जन्म लिया है, और उस जी। गोत्र से कनेक्टेड जितने भी ऋषि हैं वो हम्म, कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। उनको कोई नाम और फेम नहीं चाहिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं सो दैट कि लोगों का भला हो, उनका काम आगे चले। तो ऐसे सिचुएशन को याद करके उन सब के जहां जहां अटके हुए काम है, हम उसकी हीलिंग करें, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा विच इज यूनिक, साइंटिफिक, इको फ्रेंडली, गिविंग प्रॉस्पेरिटी टू एवरीवन। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी यूज करे। आप कह सकते हो कि जी मैंने एक वो बनाया है डिवाइस, उसको आप अपने घर में लगाइए और आधा घंटा रोज श्रीम चैंटिंग करिए पूरी फैमिली मिलकर, तो आपका घर पूरे दिन की बिजली के लिए चार्ज हो जाएगा। अब सोचिए, आपने एक बार एक सेटअप हम्म, करा तो पूरी दुनिया जो है वो श्रीम श्रीम या लक्ष्मी लक्ष्मी या तुम श्री कुछ भी करना शुरू हो जाएगी। हम्म, तो जो प्रोसेस था उसका एक साइंटिफिक पार्ट था जिसको लोग ना तो जानते थे ना समझते थे। एंड ये भी अच्छा ये हुआ कि मैंने वो एक एमआईटी का रिसर्च पेपर पढ़ा था, तो इसलिए मुझे वो मिल गया कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कुछ काम तो हो ही रहा है। बट ये हम वो चीज कर सकते हैं, हमारे को उस एस्पेक्ट के ऊपर देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल आज लिथियम की बैटरी बनती है, बैटरी सी वाटर से भी बन सकती है। बैटरी जो है उसको तो जी। इलेक्ट्रॉन जनरेट करने और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक हम्म, करंट का सर्किट होता है। सॉल्ट वाटर जो है उसमें दोनों ही चीजें होती हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी नहीं, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी दोनों ही तरीके का होता है। सिर्फ उसके अंदर एक
करंट साइकिल बनानी होती है। तो आपने कल को बैटरी को रिफॉर्म कर दिया, बैटरी रिफॉर्म हो गई, और एक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हो गया। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है, उसको आपने जो है बीज मंत्र वाले प्रोसेस से कनेक्ट करा। कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, मतलब मैं साइंस वैसे नहीं जानता, बट लॉजिकली पता चल रहा है कि हाँ, अगर कोई चीज नॉइज को मेजर करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है तो वो एक कॉन्फिडेंशियल पार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। तो कल को आप टेस्ला को भी बीट कर सकते हो। तो चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिस्टमैटिक है। आप टेक्नोलॉजी का मजा ही तब होता है कि जब आप एक टेक्नोलॉजी को बीट कर सको। एक सेकंड। सॉरी। जी बताइए क्वेश्चन। And what about that Bha alphabet? You said you will explain. क्या चीज? Bha alphabet. Bha. The भ, Bha. Yes. प फ Which ब it भ। comes under the, yes, water element. And Buddhi, it is written, it is represents Buddhi. देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ एक अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण में तो चैप्टर का मैं नाम याद कर रहा हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें हर एक अल्फाबेट जो है उसका एक यूनिक मीनिंग होता है। तो जब भ अक्षर मैंने देखा तो भ के दो मीनिंग थे, मीनिंग ए एंड मीनिंग बी। आई रियलाइज कि भाई ये कैसे है। तो मैं जिस मोड से काम कर रहा हूँ उसमें मैंने श प्लस श इसको यूज करा, तो टर्म बन गया श, ऐसे करके। जब ये ऐसे करके बना तो इसमें जो है दो मीनिंग होंगे, एक श का मीनिंग और एक श का मीनिंग। ऐसे ही होगा ना। बट अगर ये सिर्फ भ होता तो इसमें दो ना होकर केवल एक मीनिंग होता, तभी तो उसकी यूनिकनेस पता चलती है। Hmm. अब मैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन अगर बात करूं तो मैंने भ और म, इन दोनों को जब ओवरलैप करा, एक के ऊपर एक लिख दिया, तो मुझे भ ही दिखा, म दिखाई नहीं। Hmm. तो जब मैंने इनिशियली इसको देखा तो भ में क्या होता है, एक हेड डिपिक्टेड है, म Hmm. में हेड नहीं है। Hmm. जी. तो किसी ने इसको राहु कह दिया, इसको केतु कह दिया, भा और माँ को। हमारे पास Hmm. हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर था जो नवग्रह के हिसाब से बात करता था।
इसमें ये सूर्य था, ये चंद्रमा था, ये बुध, ये शुक्र, ये बृहस्पति, ये शनि, मंगल। मंगल, राहु, राहु, केतु। ठीक है। तो जब मैंने ये देखा था, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, ये जो मुझे मिला था, सबसे पहले मैंने इसी आधार पर काम करना शुरू करा था। बाद में जो है, एक मेरे को थ्योरी मिली न्यूमरोलॉजी के तौर पे, जिसमें कि कोर सेंटर में जुपिटर था और बाकी सब अलग अलग थे। और इसको वो कहते थे 15 वाला यंत्र यूज के तौर पे यूज होता था। तो इससे वो न्यूमरोलॉजी का पूरा सेटअप इसी से बना था। मतलब टोटल ऑफ ऑल दी अल्फाबेट्स, यहाँ पर एक नंबरिंग हम्म। सिस्टम डाल दिया। जी। 5, एक, 5 और एक, 6, 6 और 9, 15। फिर दो, 5 और 2, 7, 7 और 7, हाँ। 14, 8। फिर 9, 1, 2, 3, हम्म। 1 सेकंड।